अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ फ़ाज़िल इस्लाम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो स्टडी करेंगे है एविडेंस ऑफ एटम। ठीक स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एटम की हिस्ट्री के बारे में जाना था कि एटम को हमने किस तरह डिस्कवर किया। आज हम देखेंगे कि एटम को एविडेंस क्या है इसको क्या किसने देखा है आज तक, इसके शवाहिद क्या है, या सिर्फ ये पेपर वर्क थ्योरेटिकल बात है, क्या किसने एक्सपेरिमेंट करके इसको जो है विजुलाइज किया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इसको जानने से पहले आज हम जो एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं उससे हमें समझने में मजीद आसानी होगी विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन एंड वेवलेंथ के लिहाज से। आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक पार्टिकुलर साइज है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसका एक पार्टिकुलर साइज है, इसका एक पार्टिकुलर डायमीटर है, रेडियस है। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स इस पे अगर एक लाइट फॉल करवाऊं, ठीक, एक लाइट फॉल करवाऊं एक सर्टेन वेवलेंथ की, आप देखें कि ये जो लाइट की वेवलेंथ है ये इसके साइज, इस ऑब्जेक्ट के साइज के लिहाज से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड टू कंसेक्टिव ट्रफ। ठीक, तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है? वेवलेंथ। तो यहाँ स्टूडेंट देखें कि ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, इसकी जो वेवलेंथ है इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से बहुत क्या है? बड़ी है। तो क्या हुआ कि ये इसको टच किए बगैर, इसको छुए बगैर, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए बगैर ये रेडिएशन जो है वो पास कर गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका साइज आपके पास है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। ठीक, अच्छा, जो वेवलेंथ है लैम्डा, हमने जो है वो 10 नैनोमीटर यानी कि बहुत बड़ी वेवलेंथ ली। ठीक है, बहुत बड़ी वेवलेंथ की जो हमने रेडिएशन को यूज किया, ये आपके पास है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ इसको बिल्कुल रिवर्स करूं कि आपके पास जो है एक मैं वेवलेंथ लूं लेकिन एक मैं रेडिएशन लूं जिसकी वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स बहुत ही छोटी हो। ठीक है, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो? ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो? ग्रेटर हो, बिगर हो, ठीक है, लार्ज हो विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव रेडिएशन वी यूज्ड। तो क्या होगा कि जो रेडिएशन है ये एक सर्टेन सरफेस पर ये टकराएगी और क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और होगा क्या कि जो ऑब्जर्वर है वो इसको, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो हमने 10 नैनोमीटर फॉर एग्जांपल यूज किया, फॉर एग्जांपल यानी कि ग्रेटर साइज का ऑब्जेक्ट यूज किया। जबकि जो रेडिएशन है, वेवलेंथ है, उसकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो हमने जो है बहुत छोटी 1 नैनोमीटर विद रिस्पेक्ट टू दी ए सर्टेन ऑब्जेक्ट यूज, उस लिहाज से हमने बहुत छोटी जो है वो वेवलेंथ इस्तेमाल की। तो हुआ क्या कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा सरफेस है जिसको हमने स्टडी करना है, विच इज अंडर स्टडी है, ये हमें नजर आ गया, विजुलाइज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास वेवलेंथ बड़ी हो और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो तो हमें वो चीज नजर नहीं आ सकती। जबकि इसके उल्टा अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो क्या हो? स्मॉल हो और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो? बहुत लार्ज हो, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजुलाइज हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास क्या है? इसकी वेवलेंथ देखें आप कितनी जो है वो स्मॉल वेवलेंथ है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। अच्छा, इसको हम एविडेंस ऑफ एटम में इस्तेमाल करते हैं कि एटम को देखने के लिए हमने ये जो है कांसेप्ट ऑफ रेडिएशंस ये इसको इस्तेमाल किया। आप देखें कि आपके पास सबसे पहले क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी से कहते हैं, इसमें जो है आपके पास जो वेवलेंथ है वो इसकी 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज 500 नैनोमीटर से छोटा हो, ठीक, जिसका साइज 500 नैनोमीटर से छोटा हो, तो वो इस लाइट माइक्रोस्कोप और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की मदद से वो विजुलाइज हम नहीं कर सकते, वो विजुलाइज हम नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टूडेंट्स 500 नैनोमीटर, तो ये इसकी क्या है? लिमिट है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की कि इससे छोटा ऑब्जेक्ट हम इस वेवलेंथ के लिहाज से इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो एटम जो है do not see by ordinary
ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के जरिए से हम एटम को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, एटम तो बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो प्रॉपर्टीज उनको स्टडी करना है। आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट की बीम की बजाय हम इस माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्यों यूज करते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज वेरी मच स्मॉल। इसकी जो वेवलेंथ है, इसका जो लैम्डा है वो बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है एटम वो भी तो छोटा है, तो उससे भी छोटी वेवलेंथ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एटम को विजुलाइज कर सकें, ठीक है। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने के बाद उन्होंने जब एटम को विजुलाइज किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक ग्रेफाइट का पीस लिया, ठीक, ग्रेफाइट, उसको जो है क्या किया, 15 मिलियन टाइम्स लार्ज करके देखा, बड़ा करके देखा, तो उन्हें क्या नजर आया स्टूडेंट्स, उन्हें पैचेस नजर आए, ठीक है, पैचेस नजर आए, टुकड़े, ठीक है। देखें आप कि आपके पास जो है ये इस तरह से लाइनें जो है वो बनी होंगी बुक में, ठीक, तो इस तरह के पैचेस उन्हें क्या है नजर आए। अब इन पैचेस में जो है डार्क एंड ब्राइट लाइंस थी। कौन सी लाइंस थी, डार्क एंड ब्राइट लाइंस। अच्छा, डार्क लाइंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज है नहीं तो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे किस चीज से होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो जब बम्बार्ड करेंगे तो वो किसी चीज से नहीं करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं है। ब्राइट जो है वो स्पेसिस का क्या मतलब है, ब्राइट स्पेसिस का ये मतलब है कि यहाँ पे कार्बन की लेयर्स मौजूद है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन के दरमियान आपस में बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे ब्राइट लाइंस में क्या है कि कार्बन की लेयर्स मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ जो है वो वैल्यूज के बारे में देखते हैं, वो है डायमीटर ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम एंड एवरेज मासेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ एटम के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका क्या है जी, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे देखें कि ये चीज क्या बनती है हमारे पास, ये चीज क्या बनती है, ये डायमीटर बनता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे जो है वो पॉइंट तक, तो ये आपके पास क्या है जी, डायमीटर। अच्छा, डायमीटर ऑफ एटम कितना है, तो वैल्यू अगर हम इसकी लिखें तो वैल्यू इसकी आएगी 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। या हम इसे कह दें कि 2 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, या हम इसे कहते हैं 0.2 नैनोमीटर, ठीक। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद करने वाले हैं, और ये स्टूडेंट्स एज ए एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, ठीक, एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, ये 1 × 10⁻10 क्या होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर है। यहाँ देखें कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻10 मीटर, तो 2 × 10⁻10 मीटर मींस 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। अच्छा, ये नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो आप देखें कि 2 × 10⁻10 मीटर है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन यूज की हुई है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे यूज करते हैं कि पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को लेफ्ट तरफ उसने जो है वो ड्रैग किया, खींचा है लेफ्ट तरफ, जब उसने ड्रैग किया 0.2, तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट तरफ जो है वो ड्रैग करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो हमारे पास × 10⁻+1 आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया 10⁻10 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, 0.2 × 10⁻9 मीटर, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर। तो इस तरह से आपके पास 2 × 10⁻10 मीटर 0.2 नैनोमीटर के बराबर भी होता है। कैसे कि ये पॉइंट को उसने ड्रैग किया, और पॉइंट को जब हम लेफ्ट तरफ ड्रैग करते हैं तो आपके पास 10⁻1+1 आता है, तो -10 + 1 -9, और ये क्या हो गया 0.2 नैनोमीटर। अच्छा, ये बात होगी रेडियस ऑफ एटम के बारे में।
अच्छा, इसके बाद आपके पास डायमीटर ऑफ एटम के बारे में। रेडियस ऑफ एटम क्या है? रेडियस हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेडियस आपके पास क्या होता है? हाफ। रेडियस आपके पास क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इसको हाफ कर लें, ठीक, सिंपल। आपके पास है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। या आप लिख लें कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, या आप लिख लें 0.1 नैनोमीटर, ठीक। स्टूडेंट हमने इसको क्या किया है? हाफ किया है। अच्छा जी, ये भी जो है वैल्यू आपने लाजमी याद रखनी है और आपका एमसीक्यू के तौर पर पूछी जाएगी। अच्छा, एवरेज मासेस। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ मूव करते जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और मासेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है, शेल्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज मासेस की बात करें एटम्स के लिहाज से, तो हमारे पास जो एवरेज मासेस एटम्स के आते हैं वो आपके पास आते हैं 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg, 10⁻⁻25 kg, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के, ठीक। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻22 ग्राम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसको मजीद और कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? मिलीग्राम में, तो आप देखें कि 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के, ठीक हो गया। तो यहाँ जो है मजीद जो है इसे 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10⁻⁻22 टू 10⁻⁻19 मिलीग्राम, ठीक हो गया। तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई करते गए किलोग्राम से ग्राम और ग्राम से किस में चले गए? मिलीग्राम के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बात की एवरेज मासेस के बारे में। अच्छा, यहाँ हमने एटम के जो शवाहिद हैं उनको देखा कि एटम को हम किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। इसे वैसे तो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसके लिए हमें बहुत जो है वो माइनर वेवलेंथ की रेडिएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है करीब तक विजुलाइज कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये जो दो ब्राइट लाइंस हैं ये आपके पास क्या है? कार्बन की लेयर्स मौजूद हैं, जबकि आपके पास जो डार्क स्पेसेस हैं वो आपके पास क्या है कि वहाँ पे कोई भी जो है वो चीज़ एटम मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, आप देखें कि आप अगर एक डॉट लगाएं, ठीक है, एक क्या लगाएं? डॉट लगाएं सिंपल। तो ये तो आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, सिंपल जो है एक डॉट लगाएं तो इसमें 2 मिलियंस एटम मौजूद है, ठीक है। अ सिंगल डॉट हैव 2 मिलियन एटम्स इसमें मौजूद होंगे, ठीक। दूसरी बात देखें कि जब हम सांस लेते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, तो 10⁵ मिलियन एटम जो है वो हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। इन अ डीप ब्रेथ we inhale 10⁵ मिलियन atoms, 10⁵ मिलियन atoms, ठीक है। तीसरी बात देखें स्टूडेंट्स कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का एक कतरा मौजूद है आपके पास, ठीक। तो इसमें 3 खरब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 3 खरब। तो a single drop of water have 3 trillion water molecules। अब ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं एटम? 3।
2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने हो गए? 9 खरब, 3 3 9। अच्छा लास्ट बात आप देखें कि अगर हम एटम को बड़ा विजुलाइज करें टिल द साइज ऑफ अर्थ, यानी कि एटम को हम समझें कि ये साइज ऑफ अर्थ जितना है, तो इसमें आप देखें कि आपके पास एक गोल स्टेडियम है अगर, या फुटबॉल स्टेडियम है, उसको आप इतना बड़ा कर ले जस्ट लाइक द साइज ऑफ द अर्थ, तो उसमें जो बॉल है, जो उसमें गोल बॉल है या फुटबॉल मौजूद है, वो आपके पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो इफ वी विजुलाइज द एटम टिल द साइज ऑफ द अर्थ, देन द बॉल इज विजुलाइज्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। So golf stadium act as atom and जो इसके अंदर बॉल मौजूद है act as nucleus। तो ये था स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा एटम के एविडेंस के बारे में, कि एटम को हम किस तरह हमने विजुलाइज किया, किस तरह देखा, किस तरह जाना। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।